हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमने जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव और जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, दोनों की प्रिपरेशन हम कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे नोट्स मिले, बहुत अच्छे से समझ में आए, ईजी भाषा में समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमने बायो अवेलेबिलिटी को कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखो, कोई भी जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड से होकर हमारे अदर टिश्यूज तक पहुंच रही है। भाई, हमने खाना खाया तो खाना हमारे पेट में गया, पेट से हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, है ना। ब्रेन से लेकर हेड टू टो, सर से लेकर पाँव तक जितने भी टिश्यूज हैं, हाथ पैर सर नेल, सब जगह हमारे टिश्यूज तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। उसी तरीके से जो ड्रग है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है वो रिवर्सिबली लीव कर देती है ब्लड स्ट्रीम को और एंटर करती है इंटरस्टिशियल टिश्यूज के लिए या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए, ताकि वो अपने स्टोरेज साइट तक पहुंच सके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना सुनना, तो देखो बहुत इजी बता देती हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ड्रग है वो ब्लड को छोड़ देती है। रिवर्सिबली इसलिए लिखा है क्योंकि वो वापस दोबारा से रीअब्सॉर्ब भी हो जाती है। ठीक है, ड्रग ब्लड को छोड़ देती है और एंटर करती है जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं या फिर जो ऑर्गन टिश्यूज है वहां के लिए। तो मूवमेंट, अगर बहुत सिंपल भाषा में आपको लिखना है, एक लाइन में लिखना है, तो एक मूवमेंट है ड्रग का, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक मूवमेंट है ड्रग का फ्रॉम द ब्लड से लिया गया और कहाँ के लिए? टू बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड से ऑर्गन टिश्यूज तक। तो ये हुआ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई इस वीडियो को बिल्कुल अभी देख रहा है, कि ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन पार्ट है, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, ये फार्माकोकाइनेटिक में आता है या फिर फार्माकोडायनेमिक में। और जवाब देने वाले को मेरी तरफ से 5 रुपए। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आएगा, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के अंदर आएगा या फिर डायनामिक पैरामीटर के अंदर आएगा। तो ये हुआ हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 1 नंबर में भी आ सकता है और जरूरी नहीं है 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक थियोरिटिकल वॉल्यूम है, एक थ्योरी है, एक थियोरिटिकल वॉल्यूम है जो कि अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में कितनी है, या फिर कह सकते हो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कितनी है ब्लड के अंदर। तो एक थियोरेटिकल वॉल्यूम है, एक थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल वॉल्यूम है जिसमें हम रिलेट करते हैं, आपस में कोरिलेशन देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और कंसंट्रेशन इन द ब्लड। हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट गई और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसके अंदर वो ड्रग कितनी पहुंची, उसकी कंसंट्रेशन, ये इसका हम कंपैरिजन करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। It indicates how extensively a drug distribute from the bloodstream into the tissues। और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो इसका मतलब है कि ब्लड से कितनी टिश्यूज तक हमारी ड्रग पहुंच चुकी है। तो यहां पर ये इंडिकेट करता है कि कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ब्लड से लेकर अदर टिश्यूज तक। तो यहां पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हाई वीडी होगा, अगर हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है वीडी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है, एमजी पर है लीटर में। तो ये अगर वीडी अगर हमारा ज्यादा आता है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है,
तो ड्रग वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इनटू द टिश्यूज। इसका कहने का मतलब है कि अगर वीडी ज़्यादा है तो हमारे टिश्यूज तक जो ड्रग है वो बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर रही है, पहुंच जा रही है। लेस रिमेन्स इन द प्लाज्मा, और कम से कम ब्लड के अंदर है, या फिर कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज तक पहुंच रही है। अगर लो वीडी है तो जस्ट अपोजिट हो गया। अगर लो वीडी है तो इसका मतलब है कि जो ड्रग है वो टिश्यूज तक पहुंच ही नहीं रही है। वो कहाँ पर स्टे कर रही है, कहाँ पर रुकी हुई है, वो ब्लड में रुकी हुई है, वो प्लाज्मा में रुकी हुई है। इसका मतलब है कि कम से कम क्वांटिटी टिश्यूज तक पहुंच रही है। अगर हाई वीडी आएगा और लो वीडी आएगा उसके बीच में डिफरेंस है ये। तो हाई वीडी मतलब टिश्यूज तक पहुंच रही है, लो वीडी है तो टिश्यूज तक नहीं पहुंच रही है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बाधा पैदा कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। मतलब ये जो हाई वीडी और लो वीडी कैसे हो रहा है। तो पहला फैक्टर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, टिश्यू बाइंडिंग, ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, कितना ब्लड फ्लो हो रहा है टिश्यूज तक, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, पैथोलॉजिकल कंडीशन और एज एंड बॉडी कंपोजिशन। अब आप कहोगे मैम आपने तो एक भाषा में बस ऐसे ही बता दिया, पॉइंट्स डिस्क्राइब ही तो करेंगे। अभी बताते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, जैसे कि अगर डायज़ेपाम का एग्जांपल ले, तो ड्रग क्रॉस कर सकती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली। क्यों? क्योंकि भाई लिपिड लविंग हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड लविंग है और ड्रग भी हमारी लिपिड सॉल्युबल है। तो हाई टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कॉज होगा क्योंकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है। वहीं अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं जैसे कि जेंटामाइसिन, तो ये प्लाज्मा पे ही रुक जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं कर पा रही हैं सेल मेम्ब्रेन को इजीली, इसीलिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। दूसरा है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूलर साइज। जितना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा उतना ही ज्यादा ड्रग इजीली वॉल्स को क्रॉस कर सकती हैं, उतना ही इजीली डिफ्यूज हो सकती हैं थ्रू कैपिलरी वॉल्स। जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा, मैंने बताया भी था, जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा जैसे कि हेपारिन है, आर नैरो टू वेस्कुलर स्पेस, वो क्या कर सकते, वो वेस्कुलर स्पेस को क्रॉस ही नहीं कर पा रही, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अब वो मॉलिक्यूलर साइज का बड़ा हो गया है, तो वो पहुंच ही नहीं पा रही है टिश्यूज तक, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमारा कोफिशिएंट वैल्यू और पीएच वैल्यू की बात हो रही है। तो जो सिर्फ और सिर्फ अनआयनाइज्ड फॉर्म है ड्रग की, वो ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं। इसीलिए जो पीएच डिफरेंस है बिटवीन द प्लाज्मा और टिश्यू, जो प्लाज्मा का पीएच है और टिश्यू का पीएच है, ठीक है, वो भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म चेंज हो जाती है जब पीएच चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम अलग है, प्लाज्मा का पीएच अलग है और टिश्यूज का पीएच अलग है, तो पीएच भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये तो हुआ हमारा किसका, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज के टाइप्स, ठीक है। अब दूसरा है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है भाई, आप कोई भी ड्रग खा रहे हो, वो जो ड्रग हमारे प्लाज्मा के साथ बाइंड करती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कितना बाइंड करती है, जैसे कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, एल्बुमिन है, ठीक है, जो एसिडिक ड्रग्स के लिए है और अगर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात हो रही है जो कि ब्लड में हमारे प्लाज्मा प्रेजेंट है, वो बेसिक ड्रग के साथ बाइंड करती है। तो अगर कोई आप एसिडिक ड्रग खा रहे हो तो एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर कोई आप बेसिक ड्रग खा रहे हो जिसका एसिडिक पीएच ज्यादा है 7 से, तो वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड करेगी। जो फ्री हैं, जो फ्री ड्रग्स हैं, फ्री ड्रग्स मतलब जो कि अनबाउंड ड्रग्स हैं, वो ही डिफ्यूज करती हैं टिश्यूज तक, उनका ही डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है और वो ही डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। जितनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ही ज्यादा लो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। भाई मान लो ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है,
ये कोई ड्रग है, तो ड्रग किसके साथ बाइंड हो गई? ब्लड के साथ बाइंड हो गई, चाहे वो एल्बुमिन हो, चाहे वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम बेसिक ड्रग हो। अब ये प्लाज्मा के साथ बाइंड हो गई, तो जब तक ब्लड से वो हटेगी नहीं, जब से ब्लड से वो दूर नहीं जाएगी, जब से ब्लड वो छोड़ेगी नहीं ड्रग, तब तक वो टिश्यूज में नहीं पहुंच सकती। सीधी सी बात है। अब जितनी ज्यादा हाई प्रोटीन होगी, इस बात का कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हाई प्रोटीन बाइंडिंग होगी इस ब्लड प्रोटीन के साथ, जितना ज्यादा ड्रग बाइंड करेगी, उतना ही टिश्यूज तक ड्रग कम पहुंचेगी। और कम पहुंचेगी का मतलब है अपना धीरे धीरे एक्शन कर रही है। तो जो ड्रग का एक्शन होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। आपने सुना होगा बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि 3-3 दिन में खाई जा रही हैं, ठीक है, या फिर 24 घंटे में एक बार खाई जा रही हैं, 48 घंटे में एक बार खाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टिश्यूज तक पहुंचने का टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस तरीके से तय किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझे वारफेरिन, जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, बहुत ज्यादा प्रोटीन को बाउंड करती है, इसलिए टिश्यूज तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है, बहुत कम पहुंच पा रही है। फिनेटॉइन है जो कि हाईली बाउंड करती है ब्लड के साथ, इसीलिए रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाती है इफ डिस्प्लेस्ड बाय अनदर ड्रग। भाई इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी तो होगी। भाई मान लो टिश्यूज तक तो ये देर में पहुंच रही है, तो हमारे ब्लड में तो इस ड्रग की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी है, आपने नेक्स्ट डोज किसी और ड्रग की और ले ली तो वो भी हमारे ब्लड तक पहुंच रही है, तो मे भी हो सकता है हमारे ब्लड के अंदर ड्रग की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, बहुत एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग क्या है? तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यूज को बाइंड करती है, जिनको बोला जाता है रिवर्सिबल स्टोरेज। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन एक क्या एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि बाइंड करती है कहां पर? कैल्शियम इन बोन्स। जो बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है उसके साथ ये टेट्रासाइक्लिन्स क्या करती है? बाइंड करती है, और हमारे टीथ के साथ बाइंड करती है। तभी तो जो लोग टेट्रासाइक्लिन्स को यूज करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके दांत में डिस्कलरेशन हो गया है, मेटालिक टेस्ट हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, दूसरा है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या करती है? बाइंड करती है मिलेनिन से। जो मिलेनिन, जो भी टिश्यूज हमारे मिलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, उन मिलेनिन के साथ बाइंड करती है। तो टिश्यू बाइंडिंग भी क्या करता है? भाई मिलेनिन टिश्यू के साथ बाइंड कर देगा तो उसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी तो अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ बाइंड हो चुका है ना, एंगेज हो चुका है। दिस इंक्रीज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट मे डिले ड्रग एलिमिनेशन। तो यहां पर अगर ड्रग किसी टिश्यू के साथ बाइंड हो रही है तो उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो घट जा रहा है। भाई टिश्यू के साथ इतनी स्ट्रांगली वो बाइंड हो चुका है कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हो पा रही है ड्रग। तो क्या होगा भाई? टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है ना, तो एलिमिनेशन को कम कर देती है, डिले कर देती है, स्लो कर देती है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, कि कितना टिश्यूज तक कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। जितने भी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड का सप्लाई है। तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ड्रग का एक्शन देखने को मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग ये रिसीव करते हैं। ठीक है, पुअरली परफ्यूज टिश्यू जैसे फैट हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, ये ड्रग स्लोली, यहां तक ड्रग स्लोली पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये यहां तक ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी कम है रेदर देन हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो थायोपेंटल है। थायोपेंटल बहुत जल्दी रीच करती है हमारे ब्रेन तक। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली परफ्यूज्ड है। थायोपेंटल क्या करती है? एनेस्थीसिया कॉज करती है, और यही रीजन है कि थायोपेंटल तुरंत के तुरंत अपना एक्शन देना शुरू करती है और जो पेशेंट है वो बेहोश। तो क्विक एनेस्थीसिया ऑनसेट होता है ब्लड फ्लो टू द टिश्यू की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की बात हो रही है तो ओनली एंड ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स ही एंटर करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, डायज़ेपाम जैसे। ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या? भाई ब्लड को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचना है,
तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं या फिर नॉन आयनाइज ड्रग है वो ही हमारे सीएनएस तक पहुंच सकती हैं, जैसे कि डायजापाम। ठीक है, अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग की बात की जाए जैसे कि पेनिसिलिन है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर से एक फिजियोलॉजिकल बैरियर और है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर हुआ, दूसरा हुआ हमारा प्लासेंटल बैरियर। भाई जब मदर है वो जब कंसीव करती है, जो माँ है जब उसके फीटस में गर्भ में उसके बच्चा ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो हो रहा है, तो हो सकता है ये प्लासेंटल जो एक प्लासेंटा मेम्ब्रेन होती है वो प्लासेंटल मेम्ब्रेन को ड्रग क्रॉस करती भी है, बहुत सारी क्रॉस नहीं भी कर सकती हैं। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो प्लासेंटल बैरियर के लिए क्या स्पेशल है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं, प्लासेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं और हो सकता है फीटस को अफेक्ट करे। तभी बोला जाता है कि जो बहुत सारी ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका फीटस हो सकता है उसको अफेक्ट कर जाए। तो ये भी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ इस एरिया से भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है, जैसे कि हो सकता है किसी को कोई फला डिजीज हो, भाई लीवर डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है उसकी बॉडी के अंदर वो चेंज होगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल चेंज होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, बाइंडिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो अफेक्ट करेगा ड्रग की कंसंट्रेशन को, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डलेगा। दूसरा इसके अंदर इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन का क्या मतलब हुआ, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अगर इन्फ्लामेशन हुआ है हमारी बॉडी के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बैरियर ही नहीं है, वो रोक ही नहीं पा रही है क्योंकि वो खुद बीमार है ना, इन्फ्लामेशन हुआ है। तो बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो ड्रग इजीली एंटर कर सकती है टिश्यूज तक, तो मे बी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एज एंड बॉडी कंपोजिशन। एज एंड बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि बिल्कुल नवजात शिशु है, बुजुर्ग है, यंग है, क्या है, तो जितने भी न्यूबॉर्न्स हैं, हायर बॉडी वाटर, उनकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो लार्जर वीडी फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, इसीलिए वो जितनी भी ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स सारी ज्यादातर हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो फैट मेम्ब्रेन, वो लिपिड पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं वो ही ड्रग्स से लार्जर वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका। अगर एल्डरली पेशेंट की बात की जाए, जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, ज्यादातर उनके अंदर क्या होता है, ज्यादा फैट होता है, इसीलिए उनके अंदर हायर वीडी लेवल कौन से ड्रग में देखा जाएगा, जो कि लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड लविंग ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये एज एंड बॉडी कंपोजिशन जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर्स और उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बार बार आप कोशिश कीजिए समझने की, चाहे आप कोर फार्मेसी से पढ़िए, चाहे आप किसी बुक से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे दोबारा से, टॉपिक दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।